Hello friends and welcome to the Hindu editorial analysis for 8th of September 2023। तो आपका सपोर्ट हमें काफ़ी अच्छे से मिल रहा है, इसी तरह से बनाए रखिए। वीडियो अच्छा लगता है, डिस्कशन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इस पूरे वीडियो के दौरान मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल डिस्कशन। आज दो चार एडिटोरियल अच्छे आए हैं तो वीडियो को कोशिश कीजिए एंड तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला जो एडिटोरियल है दैट इज टाइटल्ड बिल्डिंग कंसेंसस द सक्सेस ऑफ G20 समिट hinges on a truce among fractious parties। तो यहाँ पे बेसिकली जो अभी जो न्यू दिल्ली में जो G20 समिट की जो फाइनल जो होने वाली है मीटिंग, उसके रिगार्डिंग ये है कि जो इंडिया इस बार जो लीडरशिप इंडिया के पास है, G20 की प्रेसिडेंसी उसके पास है, उससे रिगार्डिंग है। तो ऑथर ने यहाँ पे बताया कि जब स्टार्ट हुई थी ये प्रेसिडेंसी इंडिया के पास लास्ट दिसंबर में, तो इंडिया के पास जो है काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे, काफ़ी सारे इश्यूज थे जिनको इंडिया को मतलब काफ़ी सारे इश्यूज थे, कंसर्न्स थे जिसको इंडिया को जो है फेस करते हुए प्रेसिडेंसी जो है दी गई थी। उसमें से एक दो ऑथर ने मेंशन भी किया यहाँ पे कि जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक हेडविंड्स थे जो कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान थे। उसमें वो जो चैलेंजेस थे कि न्यू दिल्ली को इंश्योर करना होगा कि जो कंट्रीज़ हैं वो सारी विलिंग हो रिसोर्स को देने के लिए, क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट, हेल्थ और पॉवर्टी एलिवेशन के उसमें वो जो है अपना जो है एक तरह से कंट्रीब्यूशन कर सकें। दूसरा जो यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है ना? और जो रशिया पे सैंक्शन लगाए हुए हैं, वो दूसरा चैलेंज था। तीसरा फिर है कि जो ये प्रेसिडेंसी आ रही है, इट आल्सो केम अमिड्स द कंटिन्यूइंग बायलैटरल टेंशंस विद चाइना ओवर इट्स बॉर्डर मूव्स। अभी रिसेंटली चाइना जो मैप इशू किया था, वो भी कहीं न कहीं उससे भी टेंशंस बढ़ी। फिर जो डिसीजन था गवर्नमेंट का G20 समिट को 2 महीने पहले जो है शेड्यूल कर दिया, क्योंकि वो नॉर्मली नवंबर में होती है और उन्होंने सितंबर में ही कर दिया है। तो मतलब जो ऑफिशियल्स हैं उनके पास कम टाइम रहा टू एंश्योर दैट द लीडर डिक्लेरेशन इज़ रेडी। तो ये 3-4 जो है कंसर्न्स थे या चैलेंजेस थे जो न्यू दिल्ली के सामने प्रेजेंट थे कि इस प्रेसिडेंसी को वो अच्छे से जो है वो हैंडल कर पाएँ और एक जो है मार्क जो है इस्टेब्लिश कर सकें, ठीक है ना? लेकिन इन द फेस ऑफ सच ओड्स, ये सारे ओड्स होते हुए भी इंडियाज एफर्ट्स टू एंश्योर द वाइटलिटी ऑफ द G20 प्रोसेस हैव बीन वेलिएंट एंड आल्सो अ वेल थॉट आउट वन। जो इंडिया के जो एफर्ट्स हैं वो एक तरह से होते हैं, उनकी तारीफ की है यहाँ पे, ठीक है ना? क्योंकि आवर पीएम हैड मेड इट क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग दैट इंडिया वुड नॉट टेक साइड्स इन द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। पहले ही क्लियर कर दिया था कि यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें हम किसी की साइड नहीं लेंगे, एंड इंस्टेड फोकस्ड ऑन इश्यूज अफेक्टिंग द ग्लोबल साउथ। और जो हम फोकस करने वाले हैं उन इश्यूज पे करने वाले हैं जो बेसिकली अफेक्ट करें ग्लोबल साउथ को। होल्डिंग अ समिट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, putting issues of food, fertilizer and energy security, multilateral reform and global governance above geopolitical issues। और ये शुरू में ही क्लियर कर दिया था कि जियोपॉलिटिकल इश्यूज से ऊपर जो है हम ये सारे इश्यूज रखेंगे, जैसे फूड का, फर्टिलाइजर, एनर्जी सिक्योरिटी के इशू हैं, मल्टीलेटरल जो ऑर्गेनाइजेशन है, फोरम्स है, उनमें रिफॉर्म है, ठीक है ना? ग्लोबल गवर्नेंस से रिलेटेड इश्यूज जो हैं उनको जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर our prime minister has also championed the induction of the African Union into the G20। ये भी बात है कि अफ्रीकन यूनियन को जो है G20 में लाने की बात चल रही है, और अगर ये सफल हो जाता है तो इट विल बी अ फेदर इन इंडियाज कैप। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये अचीवमेंट अपने आप में काफी बहुत बड़ा अचीवमेंट रहने वाला है अगर ये सक्सेस हो जाता है। द इंडियन G20 प्रेसिडेंसी हैज बीन मार्क्ड बाय डिस्टिंक्ट एफर्ट टू डेमोक्रेटाइज द प्रोसेस बाय होल्डिंग 220 मीटिंग्स अक्रॉस 60 इंडियन सिटीज। तो ये नहीं है कि कुछ 2-4 सिटीज तक ये रेस्ट्रिक्ट रखा है। इस बार जो है लगभग 220 मीटिंग जो है वो 60 इंडियन सिटीज में जो है वो शेड्यूल किए थे। तो मतलब बेशक एक्सपेंसिव रहा हो, लेकिन इट हैज एंश्योर्ड ए शोकेसिंग ऑफ इंडियाज डाइवर्सिटी। इंडिया का जो डाइवर्सनेस है, इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, इनका जो कल्चरल रिचनेस है, उसको कहीं ना कहीं वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट किया गया है इन मीटिंग्स के थ्रू। तो ये भी एक अपने आप में अचीवमेंट है। तो इंडिया G20 फाइनली ऑथर ने कहा कि इंडिया G20 मोमेंट इज ऑलरेडी मेमोरेबल, हालांकि ऑलरेडी मेमोरेबल हो गया, बट द डेज अहेड विल बी क्रूशियल इन सीमेंटिंग इट्स लेगेसी। जो फाइनल डेज हैं, जो 8 to 10 दिसंबर के जो डेज रहने वाले हैं, जिसमें 9 और 10 को बेसिकली जो मेन इवेंट है वो शेड्यूल्ड है, तो वो जो है वो डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से जो है लेगेसी है वो इंडिया की वो आगे तक रहने वाली है, ठीक है ना? और ये जो लेगेसी है बेसिकली डिपेंड करती है ensuring a truce among its factitious member। जो मेंबर्स हैं उनके अलग अलग जो वो हैं कंसर्न्स हैं या उनके व्यूज हैं, उनको कहीं ना कहीं उन पे डिपेंड करती है कि वो एक
कॉमन ग्राउंड पे आ पाते हैं या नहीं। दैट अलाउज फॉर ए कंसेंसस ओवर द विजन ऑफ वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। तो क्या वो इस जो विजन हमने रखा है इस बार का, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इंडिया की प्रेसिडेंसी में, क्या उस पे कंसेंसस इशू हो पाएगा या नहीं, तो उस पे जो है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज रिस्टोरिंग ऑर्डर, आसियान डिड वेल टू कॉल आउट द म्यांमार जुंताज रिप्रेशन ऑफ डिसीडेंट। तो बेसिकली जो आसियान समिट अभी हुई थी उसमें जो आसियान ने finally shown the courage to call out the junta in Myanmar for ongoing violence and its failure in implementing the 5-point consensus। जो म्यांमार की जो जुंता है, ठीक है ना, उसको एक तरह से उसको चैलेंज, उसको मतलब क्रिटिसाइज किया है, उसको एक तरह से अल्टीमेटम दिया है कि आपका जो फेलियर हुआ है वायलेंस को कंट्रोल करने में, जो ऑनगोइंग वायलेंस चल रही है उसको आप कंट्रोल नहीं करे। और जो 5 पॉइंट कंसेंसस की बात हुई थी दोनों साइड के बीच, आसियान और म्यांमार के बीच, की जो पोस्ट कू क्राइसिस है उसको एड्रेस किया जा सके, उस पर भी फेलियर के रिगार्डिंग जो है क्रिटिसाइज किया है आसियान ने, ठीक है ना। तो आसियान स्ट्रांगली कंडेम्ड द कंटिन्यूड एक्ट्स ऑफ वायलेंस एंड डायरेक्टली अर्ज द आर्म्ड फोर्सेज इन द पर्टिकुलर एंड ऑल रिलेटेड पार्टीज कंसर्न्ड टू स्टॉप टारगेटेड अटैक्स ऑन सिविलियंस। और स्ट्रांगली उन्होंने जो है उसको कंडेम किया और क्रिटिसाइज किया और वार्न किया है कि ये जो अटैक्स हो रहे हैं सिविलियंस पे उनको इमीडिएट इफेक्ट से जो है स्टॉप कर दिया जाए। जो ग्रुपिंग है आसियान की, इट हैज आल्सो डिसाइडेड टू डिनाई म्यांमार द ब्लॉक चेयरमैनशिप। और उन्होंने ये भी डिसाइड किया है कि भाई ब्लॉक की जो आसियान ब्लॉक है उसकी चेयरमैनशिप जो है म्यांमार को नहीं मिलेगी। और जो नेक्स्ट जो 2026 में अज्यूम करने वाला था वो चेयरमैनशिप, वो अब फिलिपीन को मिल गई है, क्योंकि ये जो आसियान की प्रेसिडेंसी है वो अल्फाबेटिकली जो है रोटेट होती है, तो यानी कि म्यांमार का नंबर फिर काफी टाइम बाद आने वाला है, ठीक है ना। तो द आसियान मूव, इट इज एविडेंट दैट द रेजिम स्टैंड्स आइसोलेटेड। तो हालांकि इस वाले मूव से ये जरूर है कि जो म्यांमार है ना, जो जुंता है वहाँ की या जो मिलिट्री है वो एक तरह से आइसोलेट कर दिया उसको, लेकिन जो डोमेस्टिक सिचुएशन है वो अभी भी अनटेनेबल ही रह गई है, ठीक है ना। इट इज नॉट क्लियर वेदर द टफ स्टैंस बाय आसियान विल हैव एनी इमीडिएट मीनिंगफुल इम्पैक्ट ऑन द रेजिम्स बिहेवियर। कोई इमीडिएट मीनिंगफुल जो इम्पैक्ट होने वाला है इस इंस्टेंस से या इस वाले स्टेप से, वो अभी जो है क्लियर नहीं है। फिर फाइनली ऑथर ने भी कहा कि द ओनली सॉल्यूशन टू द मल्टीपल क्राइसिस म्यांमार इज फेसिंग इज द रिस्टोरेशन ऑफ ए लेजिटिमेट रेस्पॉन्सिबल एंड रेस्पॉन्सिव रेजिम। आप एक लेजिटिमेट रेस्पॉन्सिव रेजिम जो है वो एकमात्र ऑप्शन है जो कि सॉल्यूशन है जो ये मल्टीपल क्राइसिस म्यांमार में देखने को मिल रही हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज डिसअपियरिंग लैंग्वेजेस वैनिशिंग वॉइसेज। तो यहाँ पे बेसिकली ऑथर ने जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी जो धीरे धीरे डिमिनिश हो रही है, श्रिंक हो रही है, उसके रिगार्डिंग बात करी है। और ऑथर ने यहाँ पे कहा है कि लैंग्वेज इज अ व्हीकल टू ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन, आइडियाज एंड इमोशंस। लैंग्वेज एक व्हीकल की तरह काम करता है जिससे आइडियाज का ट्रांसफर होता है, इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है और इमोशंस का भी ट्रांसफर होता है। लगभग 7000 डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेज जो है वो मदर टंग के रूप में जो है दुनिया में बोली जाती हैं, लेकिन वही है कि ये लैंग्वेजेज जो है वो धीरे धीरे श्रिंक हो रही हैं, धीरे धीरे नहीं बहुत तेजी के साथ श्रिंक हो रही हैं, ऐसा ऑथर ने बताया है, ठीक है ना। इकोनॉमिक जर्नल की बात करें तो उसमें इट हैज फोरकास्टेड द एक्सटेंशन ऑफ 40% ऑफ द लैंग्वेजेस विद लेस देन 35,000 स्पीकर विद इन 100 ईयर। 100 सालों के अंदर अंदर 40% लैंग्वेज जो है उनके सिर्फ 35,000 या उससे कम स्पीकर रह गए हैं। एक्सटेंशन का मतलब ये होता है कि जो लैंग्वेज है विल नॉट लॉन्गर बी स्पोकन एज ए मदर टंग और एज द प्रिंसिपल लैंग्वेज। जो एज ए प्रिंसिपल लैंग्वेज या मदर टंग लैंग्वेज नहीं रह जाते तो उसको माना जाता है कि ये लैंग्वेज एक्सटेंशन की तरफ जा रही है, ठीक है ना। फिर फर्दर ऑथर ने कहा कि इंग्लिश जो है 340 मिलियन नेटिव स्पीकर्स एंड मोर देन 1.2 बिलियन सेकंड लैंग्वेज स्पीकर्स विद मच स्कोप फॉर फर्दर ग्रोथ जो है वो हो गए हैं। इंडिया का उसने एग्जांपल दिया है, इंडिया में इंग्लिश का जो है कि इंडिया में भी 340 मिलियन तो नेटिव स्पीकर्स हैं और मोर देन 1.2 बिलियन जो है सेकंड लैंग्वेज स्पीकर्स इंग्लिश के एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ऑथर ने ये भी क्वेश्चन किया कि हिंदी का भी इसी तरीके से हो सकता है कि हिंदी बाकी लैंग्वेजेस को डोमिनेट कर लेगी। व्हाट वी सी इज दैट अ ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड आर ट्रांजिशनिंग टू जस्ट अ फ्यू डोमिनेंट लैंग्वेजेस एट द एक्सपेंस ऑफ द सेवरल स्मॉलर वन। जो छोटी छोटी लैंग्वेज है उनके एक्सपेंस पे जो है जो कुछ गुनी चुनी डोमिनेंट लैंग्वेजेज हैं उसकी तरफ जो है लोग ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है ना। विच रिजल्ट्स इन अ लॉस ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी वेयर फाइनली सम ऑफ द लैंग्वेज आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट। जिसकी वजह से लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी उसका लॉस हो रहा है और कुछ लैंग्वेज तो एक्सटिंक्ट भी हो रही हैं, ठीक है ना। तो ऑथर ने यहाँ बहुत अच्छी बात की जिसको आप मेंस राइटिंग में या ऐसे वगैरह में आउट कर सकते हैं कि लैंग्वेज इज नॉट ओनली ए व्हीकल फॉर कम्युनिकेशन टू एक्सप्रेस आइडियाज एंड इमोशंस। ये जब जो पीछे बात की थी कि वो इन्फॉर्मेशन को या कम्युनिकेशन को या आइडिया और इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए नहीं है, इट ऑल्सो कैरीज कल्चरल वैल्यूज एंड इंडिजिनस नॉलेज। इसके साथ साथ लैंग्वेज अपने साथ कल्चरल वैल्यूज को कैरी करता है, अपने साथ इंडिजिनस नॉलेज को भी कैरी करता है। तो एक्सटिंक्शन अगर कोई लैंग्वेज होती है विल ओनली रिजल्ट इन श्रिंकिंग कल्चरल डाइवर्सिटी एंड इंक्रीजिंग कल्चरल होमोजेनिटी। तो कहीं ना कहीं जो कल्चर है
कल्चरल डाइवर्सिटी है वो भी लैंग्वेज के साथ-साथ श्रिंक होती है अगर लैंग्वेज जो है एक्सचेंज होती है तो। और साथ ही साथ जो कल्चरल होमोजेनाइजेशन है, जो हेटेरोजीनियस कल्चर है, वो कहीं न कहीं होमोजीनियस कल्चर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इंडिया की सिचुएशन की बात करें तो जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी यूनेस्को ने की थी 2018 में, उसमें ये बताया था कि 42 लैंग्वेज आर हेडिंग टुवर्ड्स एक्सटिंक्शन इन इंडिया। इंडिया में 42 लैंग्वेजेस जो है एक्सटिंक्शन की तरफ रह गए हैं और उनके जो है लेस देन 10,000 पीपल जो है जब रह जाते हैं किसी लैंग्वेज को तो उसको यूनेस्को जो है वो एक्सटिंक्शन वाली कैटेगरी में मान लेता है। ठीक है ना? Any loss of language is not only loss of linguistic diversity but also loss in terms of actually culture variations, opinions, views and knowledge। यही वाली बात है कि अगर किसी लैंग्वेज का लॉस होता है तो वो केवल लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का लॉस नहीं है, वो उसके कल्चरल वेरिएशन जो उसके साथ रिलेटेड है या ओपिनियन जो उससे जुड़े हुए हैं या व्यूज और नॉलेज जो उससे जुड़े हैं उनका भी कहीं ना कहीं वो लॉस है। तो वर्ल्ड मस्ट एटलीस्ट ट्राई टू फाइंड वेज एंड मीन्स टू प्रिजर्व सम ऑफ इट्स एंडेंजर्ड लैंग्वेज। जो एंडेंजर्ड लैंग्वेज है उनको कम से कम कुछ कोई एफर्ट जरूर दिखाने चाहिए वर्ल्ड लेवल पे कि आप उनको कंजर्व या प्रिजर्व कर सकें। ठीक है ना? फाइंडिंग सियोल इन द इंडो पैसिफिक। तो जो जो कैंप डेविड समिट हुई थी अगस्त में बेसिकली उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। और जो कैंप डेविड समिट क्या थी, ये एग्रीमेंट था यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया जो साउथ कोरिया है उसकी बात में। एंड इट मार्क्स द न्यू बिगिनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अमंग द 3 ट्रेडिशनल अलाइज। ठीक है ना? तो ये तो बता दिया क्या था। तो इसके जो कैंप डेविड मीट है उसका सिग्निफिकेंस ये बताया है कि जो सिग्निफिकेंस है 2-3 चीज में होता है कि पहला तो ये कि इट इंडिकेट्स अ मच नीडेड रिपेयर इन सियोल टोक्यो रीजन। जो जापान और साउथ कोरिया के बीच रिलेशंस में जो थोड़ा सा वो चल रहा है, देखने को मिल रहा है जो उनके बीच में जो इश्यूज हैं तो वो उसको कहीं ना कहीं रिपेयर करने का काम करेगा। और पॉजिटिव बायलैटरल डेवलपमेंट्स इज द फंक्शन ऑफ ए रिकॉग्निशन ऑफ द चेंजिंग रीजनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बाय द 3 कंट्रीज। तो तीनों कंट्री ने कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज किया है कि जो चेंजिंग रीजनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है उसमें एक तरह से उनको पॉजिटिव बायलैटरल डेवलपमेंट के रूप में काम आ रहा है। ठीक है ना? उसी तरह से और इस तरीके से जैसे इनिशिएटिव जैसे ओकस है ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया का, वहीं क्वाड है इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया यूएस का, चिप 4 अलायंस है यूएस जापान ताइवान साउथ कोरिया है। दीज लीड टू ए स्ट्रेंथेंड यूएस लेड अलायंस स्ट्रक्चर दो डिस्पर्स टू रिफ्लेक्ट द मल्टीपोलर ऑफ द कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल सिस्टम। हालांकि ज्यादातर ये सारे यूएस लेड ही हैं लेकिन कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट करते हैं जो मल्टीपोलर अर्ज है। ठीक है ना? प्रेजेंट इंटरनेशनल सिस्टम में कि आप मल्टीपोलर उसको बनाइए, उसकी कहीं ना कहीं ये उसको रिफ्लेक्ट जरूर करते हैं। ठीक है ना? दूसरा जो ऑथर ने यहाँ पे बताया है इसका इम्पैक्ट वो ये है कि जो समिट है द पोटेंशियल टू सेट साउथ कोरिया ऑन ए न्यू स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन इन द इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक रीजन में साउथ कोरिया को एक नई स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में वो लेके जाएगा विद इम्प्रूव्ड रिलेशंस विद टोक्यो। जापान के साथ उसके रिलेशन सुधरेंगे। मोर सिनर्जी विद द अमेरिकन व्यू इन चाइना। जो अमेरिका का व्यू है चाइना के उसके साथ सिनर्जी में है ये। एंड एनहांस्ड एंगेजमेंट और इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन में जो है एनहांस्ड एंगेजमेंट देखने को मिलेगा सियोल का। तीसरा ऑथर के अकॉर्डिंग ये है कि इट ऑल्सो मार्क्स अ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट इन सियोल्स ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ नॉट ऑफेंडिंग चाइना एट एनी कॉस्ट। जो उसका ट्रेडिशनल अप्रोच थी कि वो चाइना को ऑफेंड नहीं करता था क्योंकि चाइना उसको एक तरह से काफी तरह उसका ट्रेड के साथ रिलेशन था, उसके एक्सपोर्ट जो थे वो ज्यादातर चाइना पे डिपेंड करते थे। तो उसके ये जो है उसमें शिफ्ट देखने को मिला है कि अब वो चाइना का अपोज करते हुए नजर आ रहा है। ठीक है ना? The new thinking appears to indicate the view that trade dependence on China does not mean passivity towards a growing Chinese military presence in the region। की जो ऐसे वैसे रीजन में जो चाइनीज मिलिट्री की प्रेजेंस बढ़ रही है वो कहीं उसके प्रति जो पैसिव एटीट्यूड साउथ कोरिया का रहा है वो नहीं होना चाहिए। मतलब नई थिंकिंग ये दिखाती है कि ये जो ट्रेड है वो अलग है और जो मिलिट्री प्रेजेंस की ग्रोथ हो रही है वो एक अलग है। उन दोनों को बैलेंस करके उसको चलना चाहिए। ये एक तरह से इससे अपेयर हो रहा है। चौथा ये दिखाया है ऑथर ने, चौथा ये बताया कि टुडे अ कीन डिजाइन इन रिपब्लिक ऑफ कोरिया टू ज्वाइन द क्वाड ग्रुपिंग। और जो उसने इंटरेस्ट दिखाया कि वो क्वाड ग्रुपिंग को ज्वाइन करना है। तो इससे ये है कि कैंप डेविड समिट के बाद ये है कि हो सकता है वो मेंबरशिप के लिए अप्लाई भी कर दे क्वाड प्लस की मेंबरशिप। क्योंकि अभी तक तो जापान के उसके साथ रिलेशन नहीं थे तो वो कहीं ना कहीं उस वजह से था कि जापान उसको सपोर्ट नहीं करेगा मेंबरशिप के एप्लीकेशन को। लेकिन क्योंकि अब जापान के साथ रिलेशन थोड़े से कैंप डेविड समिट के बाद अच्छे हुए तो हो सकता है वो अप्लाई भी कर दे। और फाइनली जो फिफ्थ बताया ऑथर ने वो है न्यू फॉरेन पॉलिसी एंथुसियाज्म इन सियोल टुडे। जो साउथ कोरिया की नई फॉरेन पॉलिसी के प्रति एंथुसियाज्म है वो एक फिफ्थ जो है उसने इंडिकेशन बताया है। ठीक है ना? साउथ कोरिया को एक ग्लोबल पिवटल स्टेट के रूप में बनाना चाहती है जो नई फॉरेन पॉलिसी उसने ये दिखाया है। ठीक है ना? कंट्रीज एंगेजमेंट ऑफ द यूएस एंड जापान सपोर्ट टू यूक्रेन, आर्टिकुलेशन ऑफ चाइना चैलेंज एंड डिजायर टू प्ले अ बिगर रोल इन इंडो पैसिफिक अंडरलाइन दिस न्यू विजन। और ये सारे न्यू विजन इन सारे एग्जांपल से आप देख सकते हैं। जो एंगेजमेंट हुआ उसका यूएस जापान के साथ बढ़ा है, यूक्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड किया है, चाइना के चैलेंज को उसने आर्टिकुलेट किया है बेसिकली, और जो एक
इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना है इंडो पैसिफिक रीजन में, वो सारा इस न्यू विजन में जो है। देयर आर नंबर ऑफ रीजन्स व्हाई आरओके नेचुरल पार्टनर फॉर इंडिया इन द इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक में क्या इम्पोर्टेंस है इसका, या जो नेचुरल पार्टनर के रूप में इंडिया का है देखा जाता है चाइना उसके लिए है, तो उसमें 2-3 ऑर्थर ने यहाँ पे चीजें साइट की हैं। पहला यह कि जो लोकेशन है साउथ कोरिया की वो इंडो पैसिफिक में, इट इज क्लोज टू चाइना, बीइंग अ यूएस एलाई, और वो एलाई है यूएस का, तो इट प्रोवाइड्स इंडिया विद अ लाइक माइंडेड स्ट्रेटेजिक पार्टनर। तो एक साउथ कोरिया इंडिया के लिए लाइक माइंडेड स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, क्योंकि एक तो चाइना के पास है लेकिन फिर भी उसका जो अलाइनमेंट है वो यूएस के थ्रू है, और इंडिया का भी अलाइनमेंट आप देख रहे होंगे कि यूएस के प्रति है। दूसरा, जो साउथ कोरिया और इंडिया है, द राइज ऑफ चाइना एंड इट्स यूनिलेटरल अटेम्प्ट्स एट रीऑर्डरिंग द एशियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर आर ऑफ ग्रेट कंसर्न इवन इफ द टू साइड हेरिटेज क्लियरली आर्टिकुलेट द चाइना थ्रेट। हालांकि दोनों कंट्री चाइना के थ्रेट को आर्टिकुलेट नहीं करती हैं क्लियरली, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही जो है इस चीज को सपोर्ट करते हैं। दोनों का ही स्टैंड एक तरह से जो चाइना का राइज देखने को मिल रहा है रीऑर्डर करने में एशियन सिक्योरिटी वाले रीजन में, या इस पर्टिकुलर इस रीजन में इंडो पैसिफिक में, तो उसको कहीं ना कहीं दोनों ही एक तरह से सेम वो रखते हैं। तीसरा जो है, इंडिया के लिए सियोल कैन बी एन इंपॉर्टेंट रीजनल पार्टनर के रूप में साबित हो सकता है एट ए टाइम व्हेन इंडिया इज क्लोजर टू द यूएस देन एवर बिफोर इन हिस्ट्री एंड इज कंसर्न अबाउट चाइनीज इंटेंशंस एंड पावर लाइक नेवर बिफोर। की एक अच्छा एलाई या रीजनल पार्टनर के रूप में जो है साउथ कोरिया इंडिया के लिए साबित हो सकता है। कौन कौन से एरिया में जो कॉपरेशन कर सकते हैं, तो डिफेंस है, न्यूक्लियर पावर है, और डिप्लोमेटिक लेवल्स भी हैं। तो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लेवल्स तो सबसे पहले वहाँ पे कॉपरेशन किया जा सकता है। 2+2 टाइप की मीटिंग जो है, फॉर्मेट डायलॉग जो है वो फॉरेन मिनिस्टर्स का वो शुरू किया जाता है। इंडिया भी जो है ये 2+2 वाला डायलॉग जो है वो यूएस के साथ करता है, जापान के साथ करता है, ऑस्ट्रेलिया और रशिया के साथ करता है। तो इसी तरह के डायलॉग जो है साउथ कोरिया के साथ भी कर सकते हैं। दूसरा, दोनों साइड्स जो है एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ नेगोशिएशन साउथ कोरिया जापान इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जो आईसीईटी है, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, उस पे जो है एक तरह से पॉसिबिलिटी हो सकती है कि साउथ कोरिया जापान इंडिया यूएस वाला जो है वो चारों आके एक तरह से पॉसिबिलिटीज इसमें कर सकते हैं, मतलब इस फील्ड में जो है बेसिकली कॉपरेशन कर सकती हैं। अलोंग द लाइंस ऑफ रिसेंटली कंक्लूडेड इंडिया यूएस आईसीईटी, जैसे अभी जो इंडिया और यूएस के बीच आईसीईटी कंक्लूडेड है, उसी की उस पे तर्ज पे जो है साउथ कोरिया जापान इंडिया यूएस वाला आईसी इनिशिएटिव जो है वो भी बनाया जा सकता है, ठीक है ना। फिर डिफेंस जो है वो एक अनदर एरिया है जहाँ पे दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ रिलेशन को जो है स्ट्रेंथन कर सकते हैं। फिर जो अनदर एरिया कोलैबोरेशन का जो है वो है कोरियन बिल्ट सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स के फील्ड में, कि इंडिया की जो एनर्जी डिमांड है वो देख रहे हैं आप बढ़ रही है, तो और इंडिया जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ या जो पोल्यूशन फ्री या क्लीन एनर्जी की तरफ एक तरह से कर रहा है। तो जो है साउथ कोरिया कुड बी अ गुड सप्लायर फॉर सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक है ना। जैसे कि वो अभी क्योंकि बाकी कंट्रीज को भी सप्लाई कर रहा है, जैसे कि यूएई को, सऊदी अरेबिया को, सेंट्रल यूनाइटेड को करता है, तो जो इंडिया है वो भी कंसीडर करता है परचेजिंग कोरियन बिल्ट रिएक्टर्स टू एक्सपेंड द शेयर ऑफ न्यूक्लियर इन द कंट्रीज एनर्जी बास्केट। तो ये सारे फील्ड्स हैं जहाँ पे कॉपरेशन किया जा सकता है। आगे देखें तो आज का जो डिबेट आती है उसमें ये है, डू सब्सिडी एंड सेफ्टी नेट्स टेक फोकस अवे फ्रॉम जनरेटिंग जॉब। कि जो सब्सिडीज दी जाती हैं और सेफ्टी नेट्स जो प्रोवाइड करते हैं, क्या वो जॉब्स पे जो जनरेशन है उस पर इफेक्ट डालती है और फोकस को कहीं और शिफ्ट कर देती हैं। तो कुछ चीज़ें अच्छी आई हैं यहाँ पे कि ये जो प्रॉमिस किए जाते हैं पहले इलेक्शन से पहले, या पॉपुलिस्ट जो मेजर्स हैं, आर दीज प्रोमिसेस आर डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस टू व्हाट अपीयर्स टू बी सिस्टमैटिक कंसर्न जॉबलेस ग्रोथ। की कहीं ना कहीं जो सॉल्यूशन ढूंढने चाहिए जॉबलेस ग्रोथ को एड्रेस करने के लिए, उससे कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसमें 2-3 चीज़ें अच्छी कही गई हैं। एक तो ये बताया कि उन्होंने ऑथर ने ये कहा है कि जॉब आप अनएम्प्लॉयमेंट या जॉबलेस को आप ऐसे देखिए अनएम्प्लॉयमेंट को कि एक बीमारी है, और जो सर्जन्स हैं उनके पास इस बीमारी के लिए, सर्जन बेसिकली यहाँ पे इकोनॉमिस्ट हैं या इकोनॉमीज हैं, एक्सपर्ट्स हैं जो जज करते हैं इकोनॉमी को, उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है कि आपके पास कोई रेमेडी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि एलिविएट द पेन विद पेलेटिव्स, आप पेलेटिव्स देके उस पेन को कम करना चाहेंगे। तो इस तरीके से ऑथर ने बोला है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं या ये सब्सिडी वगैरह हैं, ये पेलेटिव्स की तरह काम करती हैं जब आपके पास कोई डिजीज़ का जो है रेमेडी पॉसिबल रेमेडी नहीं अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे ऑथर ने भी कहा कि ये सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है जो ये अनएम्प्लॉयमेंट की है, ये जॉबलेस ग्रोथ जो है वो आज देखा जाए तो हर कंट्री में ये जो है प्रॉब्लम है। और इसका जो मेन रीजन है वो है जो प्रोडक्टिविटी ऑब्सेशन सिंस द नियोलिबरल कंसेंसस हैज बेनिफिटेड वेरी स्मॉलर शेयर ऑफ पॉपुलेशन। तो नियोलिबरल कंसेंसस है जिसमें एक बहुत बहुत छोटा सा जो है सेक्शन जो है वो बेनिफिट होता है और लार्ज सेक्शन जो है वो ऐसे ही रह जाता है। तो अगर यहाँ पे कोई सॉल्यूशन होता, तो ये भी कह रहा है कि अगर कोई सॉल्यूशन होता
व्हिच कैन जनरेट जॉब्स एंड इनकम्स एंड प्रोस्पेरिटी। तो सबसे पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सबसे पहले होते जो इस सॉल्यूशन पे जंप अप करते और उसको जो है अप्लाई कर देते, लेकिन एक्चुअल में ही कोई ऐसा सॉल्यूशन है नहीं, क्योंकि जो न्यू लिबरल कंसेंसस है उसकी वजह से ये जो है इशू आए हुए हैं, ठीक है ना। तो जो रिसेंटली एग्रीकल्चर में बोला है कि एग्रीकल्चर में जो है लोन वेवर दिए जाते हैं, उसके रिगार्डिंग जब पूछा गया तो उसने कहा कि जो एक्चुअल में ये है कि हमें एक प्रैग्मेटिक अप्रोच की जरूरत है प्राइस स्टेबलाइजेशन करने के लिए और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टेबलाइज करने के लिए। ऑथर ने ये कहा है कि अगर देखें कि जो पीछे का एग्जांपल दिया अभी रिसेंट का कि टमाटो के प्राइसेस बढ़े, लेकिन जो फार्मर को थे उनको कोई गारंटीड मिनिमम प्राइस जो है वो नहीं मिल पाए, ठीक है ना। तो मतलब ऑथर ये कह रहे हैं कि वी शुड सीरियसली थिंक अबाउट टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस इन टर्म्स ऑफ कन्वर्टिंग आउटपुट इनटू हायर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। तो हमें तो ये करना चाहिए कि जो आउटपुट है या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उनको हाई वैल्यू एडेड, यानी कि जो कहते हैं ना कि प्रोसेस्ड करके आपको उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करना है, तो उससे आप जो है एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है। फिर ऑथर ने यहाँ पे ओपीएस का भी एग्जांपल दिया है। एक एग्जांपल कि जो कुछ स्टेट्स हैं जैसे मध्य प्रदेश वगैरह हैं, उन्होंने ओपीएस को जो है वापस ले आए हैं। तो उन्होंने ये कहा कि इससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने पड़ा है। इससे ऑथर ने बल्कि ये कहा कि ये एक तरह से एक इनइक्वालिटी को ज़्यादा एक्सरबेट करती है, बढ़ाती है। ऑथर ने यहाँ पे एग्जाम्पलीफाई किया कि अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो लगभग 13% जो ओवरऑल एक्सपेंस का जो है वो ओपीएस पे खर्च करती है, लेकिन बेनिफिट कितने लोगों को मिल रहा है? लेस देन 2% जो पीपल हैं उनको बेनिफिट मिल रहा है, वो भी जो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स में है। तो यानी कि एक ट्रांसफर है फ्रॉम पुअर टू द रिच है ये, और इसी वजह से जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ रही है, ठीक है ना। तो ऑथर ये कह रहे हैं कि व्हाइल द ओपीएस माइट बी क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स फिस्कल प्रोफिलिगेसी, ओपीएस को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि जो बर्डन है इकोनॉमिक या फिस्कल प्रोफिलिगेसी है, मतलब एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसको क्रिटिसाइज करना चाहिए इसलिए कि जो इसमें इनहेरेंट इनइक्वालिटी है उसके लिए उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए कि जो 13% ओवरऑल एक्सपेंस हो रहा है ओपीएस पे और सिर्फ बेनिफिट हो रहा है 2% पॉपुलेशन, तो उस पे जो है एक्चुअल में इसको क्रिटिसाइज करना चाहिए, ऐसा ऑथर ने यहाँ पे अपना व्यू बताया है, ठीक है ना। व्हाट वी मस्ट फोकस ऑन नाउ इज ग्रोथ विद एम्प्लॉयमेंट। ऑथर ने कहा कि फोकस करना चाहिए कि आप ग्रोथ तो बढ़ाओ, जीडीपी बिल्कुल बेशक जीडीपी ग्रोथ जब जब हुई है तो पॉवर्टी जरूर रिडक्शन हुआ है, ऑथर ने ऐसा बताया, लेकिन फोकस ये होना चाहिए कि ग्रोथ जो है हो तो साथ साथ एम्प्लॉयमेंट की भी डेवलप, एम्प्लॉयमेंट में भी राइज देखने को होना चाहिए, मतलब आपको एम्प्लॉयमेंट के साथ ग्रोथ को लेके चलना है। डेवलपिंग इकोनॉमीज आर अंडरगोइंग टू ट्रांजिशंस दैट मस्ट बी केप्ट इन माइंड। जो डेवलपिंग इकोनॉमी हो रही है वो उनको दो ट्रांजिशंस पे ध्यान रखना है। पहला तो ये structural transition that is trapping them in the middle income category due to their inability to really push industrialization। एक तो मिडिल इनकम ट्रैप में जो फंस रहे हैं वो, ठीक है ना, क्योंकि उनको जो इंडस्ट्रियलाइजेशन रियली पुश मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। दूसरा जो इस ट्रांजिशन से जो ये है वो ये है कि we find that there is a huge energy transition that is taking place with major implication on employment। जो एनर्जी ट्रांजिशंस हो रहे हैं उसकी वजह से भी जो है एम्प्लॉयमेंट पे मेजर इंप्लीकेशन देखने को मिले, तो दोनों ही चीजों से एम्प्लॉयमेंट जो है वो अफेक्ट हो रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पलीफाई होने के सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की बात की कि एक नया प्रोजेक्ट जो है वो अनाउंस किया गया था कि हम जो उसमें जो है 70% जो है प्रोजेक्ट को वो गवर्नमेंट बेयर करेगी, लेकिन उतना ही क्या कि अगर आप जॉब की देखें तो वो अगले 10 सालों में केवल 5,000 जॉब्स ही जो है वो जनरेट कर पाएगी, लेकिन वहीं पे अगर माइनिंग सेक्टर में आप ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज्यादा जॉब्स जो है वो जनरेट होंगी, ठीक है ना। उतना यहाँ पे बताया कि it is mines and minerals that should be focused on। We have mined less than 5% of our vast resources and mining creates local jobs। माइनिंग से जो लोकल जॉब्स क्रिएट होती हैं, और आप एक तरह से दो चीजों को आप साथ साथ एड्रेस करेंगे, जो आपकी सेमीकंडक्टर वाली प्रॉब्लम है वो भी, और साथ ही साथ आप जो है अनएम्प्लॉयमेंट वाले इशू को भी एड्रेस कर पाएंगे जब आप माइनिंग वाले चीजों पे फोकस करेंगे, मतलब बेसिकली आप उन चीजों पे फोकस कीजिए जहाँ से जॉब क्रिएशन भी हो रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज इट। आगे देखते हैं टेक्स्ट ऑन कॉन्टेक्स्ट में इम्पैक्ट ऑफ आरबीआई लैंडिंग गाइडलाइंस। तो जो आरबीआई ने जो रिसेंटली आरबीआई ने कुछ लैंडिंग गाइडलाइंस के लिए चेंज किया उसके रिगार्डिंग आर्टिकल है। तो अगस्त 18 को जो आरबीआई ने इशू की थी गाइडलाइंस अलाउइंग बोरोवर्स टू स्विच फ्रॉम फ्लोटिंग टू फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट लोन्स। उनको अलाउ कर दिया कि जो बोरोवर्स हैं जिन्होंने लोन ले रखे हैं वो स्विच कर सकते हैं फ्लोटिंग से फिक्स्ड रेट इंटरेस्ट रेट लोन की तरफ। और जो ये मूव की गई थी, ये जो गाइडलाइंस इशू की थी, दिस मूव वाज एम्ड टू एड्रेस द कंसर्न्स अबाउट द लोन टेन्योर इलोंगेशन एंड ईएमआई इंक्रीजेस व्हेन बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट राइजेस, कि वो अपने लॉन्ग टेन्योर को एलोंगेट कर सकें या फिर ईएमआई के नंबर्स को बढ़ा सकें, ईएमआई की जो वैल्यू है उसको बढ़ा सकें जैसे जैसे बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, ताकि वो अपने आप को उसके हिसाब से स्ट्रीमलाइन कर सके, उसके साथ अडेप्ट कर सकें। ये ऑथर ने बेसिकली यहाँ पे बोला था, ठीक है ना।
Borrowers will have the option to switch based on a board approved policy drafted by lending entity specifying the number of allowable switches during the loan tenure. कि बोरोवर्स के पास अब ऑप्शन रहेगा कि वो स्विच कर सकते हैं जो भी बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी ड्राफ्टेड है, लेंडिंग एंटिटी जो भी रेट ड्राफ्ट कर रखी है, ठीक है ना, और उसमें वो स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितने जो है कितनी स्विचेस अलाउ है उनके पास, कितनी बार वो शिफ्टिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर फर्दर ये बोला है कि lenders must transparently communicate all relevant charges and administrative costs as well as the transition। उस इस ट्रांजिशन में जो भी कॉस्ट लगने वाले हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आने वाले हैं या उनसे जुड़े जो भी चार्ज हैं वो सारे के सारे लेंडर्स को जो पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके में उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और फर्दर देखते हैं और इसमें यहाँ से देख लेते हैं बाकी में। हाँ, ये है जो रेस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है वो जो है लेंडर के पास रहेगी कि वो क्लियरली कम्युनिकेट करे एट द टाइम ऑफ लोन सैंक्शन द इम्पैक्ट एमिटिंग फ्रॉम द चेंज इन रेजिम। जो आप फ्लोटिंग डे फिक्स में आ रहे हो उससे क्या क्या चेंज होने वाले हैं, वो ईएमआई में क्या चेंज होने वाला है, जो टेन्योर है लोन का उसमें क्या चेंज होने वाला है, दोनों में क्या चेंज होने वाला है, ये सब उसको बताने पड़ेंगे क्लियरली। फिर बोरोवर वुड नाउ आल्सो हैव द ऑप्शन टू चूज बिटवीन एनहांसमेंट ऑफ ईएमआई और इलोंगेशन ऑफ द टेन्योर और ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। दोनों ही चीज का उसका ऑप्शन है, तो वो ईएमआई की अमाउंट भी बढ़वा सकता है, वो उसका टेन्योर का टाइम भी बढ़ा सकता है, ईएमआई का नंबर भी बढ़वा सकता है। She might also opt to prepay the loan either in part or full at any point during the tenure। पूरे टेन्योर में वो कहीं भी ये कर सकता है, वो either पार्ट में या फुल में जो है वो प्रीपे कर सकता है लोन को, ठीक है ना। और ये भी कहा है कि रेगुलेटर ने ये भी कहा है कि जो लैंडिंग एंटिटीज है वो बोरोवर्स को जो है स्टेटमेंट जो है ईच क्वार्टरली वो अवेलेबल कराएंगे, और वो स्टेटमेंट जो है सिंपल होना चाहिए और इजीली अंडरस्टूड होना चाहिए बोरोवर से। उसमें वो पूरा बताएंगे कि टिल डेट उनके कितनी अमाउंट जो है वो आ गई है, इंटरेस्ट कितना रिकवर हो गया है, नंबर ऑफ ईएमआई कितनी बची है उनके पास, एनुअलाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है उसका, और पूरे टेन्योर के लोन में क्या रहने वाला है, वो सब सारी डिटेल्स मतलब उसमें होनी चाहिए और वो इजी और सिंपल टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। डिफरेंस की बात करें फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ये दोनों टर्म आई हैं, तो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट वो होती है दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द लोन। पूरे लोन के टेन्योर में वो सेम रहती है और चेंज नहीं होती है। जबकि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट क्या होती है, और सब्जेक्ट टू मार्केट डायनेमिक्स एंड द बेस रेट, देयरफॉर द रिस्क डिफरेंशिएशन, कि वो मार्केट रेट पे डिपेंड होते हैं, मार्केट डायनेमिक्स पे डिपेंड होती हैं और ना कि है ना, और बेस रेट पे भी, और इसलिए मतलब उनमें चेंज होने का चांसेस रहता है कि वो चेंज हो सकती हैं, ठीक है ना। आरबीआई का स्टैंस की बात करें, आरबीआई ने क्या अपना बोला है, तो आरबीआई ने बोला है कि दिस इज टू अलाउ बोरोवर्स एडिकेट और ऑप्टिमम हेडरूम मार्जिन फॉर इलोंगेशन ऑफ टेन्योर एंड इंक्रीज द ईएमआई। जाहिर सी बात है कि बेसिकली ये है कि बोरोवर्स को थोड़ी सी ज्यादा लिबर्टी मिल जाएगी कि वो अपना जो ईएमआई का टेन्योर है या उसकी जो अमाउंट है उसको वो डिस्कस करते हैं, उनको थोड़ा सा इलोंगेशन मिल जाएगा टेन्योर का, या फिर उनको थोड़ा सा मार्जिन मिल जाएगा, ठीक है। ये दूसरा जो एक्सटेंशन है वो ये भी बताया कि इट मस्ट बी फॉर ए रीजनेबल पीरियड। जो कई बार ये देखा जाता है कि एक्सटेंशन बहुत लंबे लंबे पीरियड तक रहता है, तो एक्सटेंशन जो दिया था वो एक रीजनेबल पीरियड तक रहना चाहिए। इट इज फिर तीसरा ये भी बताया आरबीआई ने, ये स्टेंस जो है वो ये है कि आरबीआई ने कहा कि ये कमर्शियल डिसीजन है दैट द बैंक्स हैव टू टेक, ये बैंक को डिसीजन लेना है, और आरबीआई ने सिर्फ गाइडलाइंस प्रोवाइड किए हैं ब्रॉड, और बाकी का काम जो है वो बैंक्स को करना है, ठीक है ना। व्हाट इज हीट इंडेक्स एंड व्हाई इज इंपॉर्टेंट टू मेजर। तो हीट इंडेक्स की बात हो रही है, जो ईरान में एक्सट्रीम हीट एक्सपीरियंस की गई थी अभी पीछे, विद अ हीट इंडेक्स ऑफ 70 डिग्री सेल्सियस इन अगस्त, लीडिंग टू पब्लिक हॉलीडेज बीइंग डिक्लेयर्ड ड्यू टू अनप्रेसिडेंटेड हीट। जो अनप्रेसिडेंटेड हीट ये ऑब्जर्व की गई, हीट वेव्स वहां पे ऑब्जर्व की, और 70 डिग्री तक जो हीट इंडेक्स का टेम्परेचर पहुंच गया उसके रिगार्डिंग है। तो उसी के रिगार्डिंग है हीट इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इट इज ऑल्सो नोन एज अपरेंट टेम्परेचर, मेजर्स हाउ द टेम्परेचर फील्स टू ह्यूमंस टेकिंग इनटू अकाउंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड एयर टेम्परेचर। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हीट इंडेक्स जो है वो बनाया जाता है, ठीक है। हीट इंडेक्स जब मेजर करता है तो ड्यू पॉइंट वहां पे ले जाता है। ड्यू पॉइंट क्या है, ड्यू पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच गैस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लिक्विड स्टेट, इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द कैलकुलेशन ऑफ हीट इंडेक्स। ड्यू पॉइंट की आपको डेफिनेशन याद रखनी है यहाँ पे, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे जो गैस है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है लिक्विड स्टेट में, ठीक है ना। इट इज द टेम्परेचर एट विच एयर कैन नॉट होल्ड एनी मोर वाटर वेपर एंड ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिगिन टू फॉर्म। जब एयर जो है और उससे ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी सैचुरेशन लेवल पे पहुंच जाती है और जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो बननी शुरू हो जाते हैं, उसको जो है हम ड्यू पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेजर द हीट इंडेक्स। हीट इंडेक्स को मेजर करना क्यों जरूरी है, तो यहाँ पे असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन बनेगा। बेसिकली मैंने इसी के लिए इसको हाईलाइट किया। असर्शन ये हो सकता है कि हॉट एयर कैन होल्ड मोर मॉइस्चर देन कोल्ड एयर। बिल्कुल सही है, हॉट एयर जो है वो मॉइस्चर ज्यादा होल्ड कर सकते हैं देन कोल्ड एयर। देयरफॉर व्हेन टेम्परेचर राइज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है जो एयर की कैपेसिटी होती है टू होल्ड मॉइस्चर वो भी बढ़ती है, दस अफेक्टिंग द अपरेंट टेम्परेचर और हीट इंडेक्स, जिसकी वजह से जो हीट इंडेक्स है वो भी अफेक्ट होता है। उसका रीजन क्या है, ह्यूमिडिटी इज टिपिकली हायर ड्यूरिंग हीट वेव। जो हीट वेव्स होते हैं उसके टाइम पे ह्यूमिडिटी हायर हो जाती है,
which is why the heat index at the time is usually higher than just the temperature because humid air can feel hotter to humans। और इसी वजह से जो हीट इंडेक्स है जब ह्यूमिड यूजुअली हायर हो जाता है देन द टेम्परेचर बिकॉज ह्यूमिड एयर कैन फील होटर टू द ह्यूमंस, क्योंकि ह्यूमिड एयर जो ह्यूमंस को थोड़ी सी हॉट फील होती है। तो ये असर्शन रीजन वाला यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। हाउ डज हाई ह्यूमिडिटी इंपैक्ट द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी पे क्या क्या इंपैक्ट रहता है ये देख लीजिए। तो यूजुअली ह्यूमन जो बॉडी है वो रेंज है जो टेम्परेचर वो 36.1 डिग्री सेल्सियस टू 37.2 डिग्री सेल्सियस, ये ह्यूमन बॉडी की नॉर्मल एज है। व्हेन द बॉडी इज अनेबल टू गेट रिड ऑफ एक्सेस हीट द हार्ट रेट इंक्रीजेज ड्यू टू ए राइज इन कोर टेम्परेचर, कोर टेम्परेचर में राइज की वजह से हार्ट रेट है वो बढ़ जाती है, विच लीड टू हीट रिलेटेड एग्जॉशन एंड रैशेज, जिसकी वजह से हीट रिलेटेड एग्जॉशन हो सकता है, रैशेज हो सकते हैं अमंग अदर सिम्टम्स। इट कैन आल्सो बी फेटल इफ नॉट एड्रेस प्रॉम्प्टली, अगर एड्रेस नहीं करी तो फेटल भी हो सकती है। हाई टेम्परेचर्स पे क्या होता है, द ह्यूमन बॉडी कैन लूज एक्सेस हीट थ्रू पर्सपिरेशन एंड कूल इटसेल्फ, जब टेम्परेचर हाई होता है तो बॉडी क्या करती है, पसीना छोड़ने लगती है और स्वेटिंग और पर्सपिरेशन के थ्रू जो अपने आप को कूल करती है। लेकिन जब ऑलरेडी ह्यूमिडिटी हाई रहेगी तो क्या होगा, इट इज डिफिकल्ट टू स्वेट एंड देन फॉर दैट स्वेट टू इवेपोरेट बिकॉज द एयर अराउंड इज ऑलरेडी सैचुरेटेड विद मॉइस्चर, क्योंकि एयर जो बॉडी के चारों ओर है वो ऑलरेडी सैचुरेट हो चुके हैं, उसमें मॉइस्चर ऑलरेडी काफी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी काफी हाई है, तो वो जो स्वेटिंग होगी उसके दौरान जो पर्सपिरेशन हुआ है वहां पे जो स्वेट है वो उसको इवेपोरेशन होने में दिक्कत होगी और दूसरा बॉडी जो है स्वेटिंग भी अच्छे से नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से जो हीट लूज करनी है बॉडी को वो डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। वहीं दूसरी तरफ देखें, इफ द ह्यूमिडिटी इज लो, अगर ह्यूमिडिटी लो रहेगी इवेपोरेशन ऑफ स्वेट इज इजियर, तो पसीना उतनी जल्दी इवेपोरेट होगा, दस मेकिंग द अपरेंट टेम्परेचर फील क्लोज टू द एक्चुअल टेम्परेचर, और जो इजीली जो है बॉडी हीट को जो है वो कम कर पाएगी। व्हाट मेजर्स कैन वी टेक टू अडेप्ट, क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं। तो क्लाइमेट चेंज तो ऐसा इशू है जिसको आप नेगेट नहीं कर सकते हैं। इट इज लाइकली दैट वी विल कंटिन्यू विटनेस रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट इंडेक्स वैल्यूज अक्रॉस द वर्ल्ड, तो क्योंकि क्लाइमेट चेंज बढ़ता ही जा रहा है तो इस वजह से ऐसे जो रिकॉर्ड ब्रेक जो हीट इंडेक्स के इवेंट्स है वो और ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो वी विल नीड टू प्रिपेयर एंड अडेप्ट टू सच एक्सट्रीम कंडीशंस, हमें इनके लिए अडेप्ट करने की जरूरत है, प्रिपेयर करने की जरूरत है। बाय इन्वेस्टिंग अर्ली वार्निंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मेकिंग चेंजेस टू वर्क टाइमिंग्स में चेंज कर सकते हैं एंड फाइंडिंग सस्टेनेबल कूलिंग सॉल्यूशन, सस्टेनेबल कूलिंग सॉल्यूशंस हमें फाइंड आउट करने चाहिए जिसका लॉन्ग टर्म जो है इम्पैक्ट रहे और लॉन्ग टर्म उसके इफेक्ट भी रहे, लॉन्ग टर्म में एड्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए। टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है यूक्रेन वॉर, द इश्यूज विद रशियन आर्म्स परचेज फ्रॉम नॉर्थ कोरिया, जो नॉर्थ कोरिया और रशिया के बीच में आर्म्स के रिलेशन जो देखने को बढ़ते हुए मिले उसके रिगार्डिंग ये है। ये दूसरे न्यूज़पेपर का एक तरह से एक्सर्ट उठाया इन्होंने, और यहाँ पे जो जिस्ट है वो यही है कि ट्रेड बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड रशिया डिस्पाइट इंटरनेशनल सैंक्शंस रेजेस कंसर्न्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सैंक्शंस, फंडिंग फॉर नॉर्थ कोरियाज वेपन प्रोग्राम्स एंड द ट्रांसफर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी टू प्योंगयांग। तो कहीं ना कहीं जो सप्लाई कर रहा है वेपन्स की नॉर्थ कोरिया टू रशिया, उससे यूक्रेन को अपने वार में जो है वो मिल रही है हेल्प, और वहीं पे जो साउथ जो नॉर्थ कोरिया उसको जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की उम्मीद है कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है वो रशिया से उसको मिलेगा जिससे वो अपने फर्दर जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स वगैरह उनका डेवलपमेंट कर सकता है, ठीक है ना। Pyongyang hungry for tech. Clearly, Russia stand to benefit on the battlefield in Ukraine, but its purchases will undermine the North Korea sanctions regime and helps to generate revenues for the Kim regime. की उसके साथ लिए रेवेन्यू भी जनरेट होगी क्योंकि जो सैंक्शंस लगे हुए हैं यूनाइटेड नेशन ने नॉर्थ कोरिया पे सैंक्शन लगाए हुए वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से उससे अफेक्ट होंगे और उसको रेवेन्यू भी जनरेट होगा, साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की यहाँ पे बात हो रही है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी देखने को मिलेगा। तो दिस इज इट रिगार्डिंग टुडेज वीडियो। होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, हमारी आउटरीच बढ़ाइए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू।